हेलो मित्रों, नमस्कार। आपने अपने YouTube चैनल राजपूर राजस्थान पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम यहाँ पर कल की क्लास में मैंने आपको BSTC के बारे में संपूर्ण जानकारी बताई। आप सबने देखा। जिन मित्रों ने BSTC की संपूर्ण जानकारी का वीडियो नहीं देखा है वो पिछली वीडियो को जरूर देख लें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको आसानी से समझ में आ सके। मित्रों, आज की क्लास में हम यहाँ पर राजस्थान जीके की बात करना चाहेंगे कि राजस्थान जो जीके है, राजस्थान जीके को मुख्यतः 4 भागों में हम बांट सकते हैं। मित्रों, सबसे पहला नंबर 1 राजस्थान का भूगोल आएगा। हम बात करना चाहें सबसे पहला आएगा राजस्थान का भूगोल, और नंबर 2 पर हम बात करेंगे मित्रों राजस्थान की अर्थव्यवस्था। हम राजस्थान जीके जो हमारी है इसको कितने भागों में बांट रहे हैं? 4 भागों में बांट रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राजस्थान का भूगोल, फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था, नंबर 3 आ जाएगा राजस्थान का इतिहास। क्या आ जाएगा मित्रों? राजस्थान का इतिहास। और इसके बाद में नंबर 4 पर आता है तो मित्रों राजस्थान की कला संस्कृति। क्या आ जाएगा? कला व संस्कृति। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा जो राजस्थान है इसको हमने कितने भागों में विभाजित कर दिया मित्रों? 4 भागों में विभाजित कर दिया है। हम चारों भागों को अलग से पढ़ना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें देखना चाहेंगे कि इन चारों भागों में क्या क्या हमें पढ़ना है। राजस्थान का जो भूगोल है इसमें हमारे जो धरातल है, इस धरातल के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाएगा। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में धन जो है, पैसा जो कहां से, ये जो व्यवसाय जो होते हैं प्रमुख व्यवसायों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। राजस्थान का इतिहास, हमारा राजस्थान पूर्व में कैसा रहा है, रियासतकालीन राजस्थान था, ये सभी जो राजस्थान के इतिहास में आएंगी। राजस्थान की कला संस्कृति कि हमारे राजस्थान के जो लोग हैं कैसी वेशभूषा, कैसे व्यवहार, कैसे डांस हैं, कैसे उनके गाने हैं, ये सभी चीजें, उनके खान पान की कैसी चीजें हैं, ये सभी चीजें किसमें आएंगी? कला संस्कृति के अंतर्गत हमें पढ़ने वाले हैं इन 4 भागों में। तो मित्रों, आज की क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान का भूगोल कि राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हम क्लास में आप पढ़ना चाहेंगे कि राजस्थान का भूगोल क्या है। सबसे पहले मित्रों हम बात कर रहे थे कि जो भूगोल है ये भूगोल होता क्या है। देख लीजिएगा, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था भूगोल के बारे में विस्तृत अध्ययन, मैंने विश्लेषण बता दिया है आपको। ठीक है, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कि भूगोल का अर्थ हम निकाल चुके थे, पृथ्वी का वर्णन। क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन होता है। भूगोल का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। अब किस प्रकार से हम पृथ्वी का वर्णन करेंगे कि हमारी पृथ्वी का जो धरातल है उसके विभिन्न जो स्वरूप है, उन विभिन्न स्वरूपों में जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, इन सभी को अगर हम लक्षणों और वितरणों के आधार पर मानवीय संसार के रूप में हम अध्ययन कर रहे हैं तो वही क्या है मित्रों? भूगोल है। हम परिभाषा के रूप में सीधा सा ये कह सकते हैं, परिभाषा जो हमने देखी कि भूगोल होता क्या है कि किसी स्थल या क्षेत्र या प्रदेश, किसी स्थल, क्षेत्र या प्रदेश के जो विभिन्न धरातल के विभिन्न स्वरूप हैं, धरातल के विभिन्न जो स्वरूप हैं। अब जैसे विभिन्न स्वरूप क्या हैं इनको हम देखना चाहें तो पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, मैदान है आदि, ये धरातल के क्या है? विभिन्न स्वरूप हैं। और इन विभिन्न स्वरूपों का लक्षणों तथा वितरणों के आधार पर मानवीय संसार के रूप में अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? भूगोल कहलाता है। लेकिन हम किसी स्थल या क्षेत्र विशेष के रूप में बात कर रहे हैं तो हम जैसे लेना चाहें कि हम ये किसी स्थल या क्षेत्र में लेना चाहेंगे कि राजस्थान जो हमारा है, इस राजस्थान के संदर्भ में हम लेना चाहेंगे तो राजस्थान के विभिन्न स्वरूप, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें आदि का लक्षणों के आधार पर और वितरणों के आधार पर हम राजस्थान के धरातल का अध्ययन करते हैं तो वो मित्रों क्या आता है? राजस्थान का भूगोल। जैसे मैं बात करना चाहूं कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत मित्रों, सबसे ऊंचा पर्वत है कौन सा? गुरु शिखर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है गुरु शिखर है, और इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितनी है हमने देखी कि 1722
या 1727 मीटर जो है ये ऊंचाई है गुरु शिखर की। तो ये क्या दिखा रहा है, ये ऊंचाई लक्षण दिखा, लक्षणों के द्वारा हमें पता चल रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। और इसका जो वितरण है कि ये गुरु शिखर कहां पर है, तो मित्रों माउंट आबू सिरोही में है। ये क्या बता रहा है, इसका वितरण बता रहा है। और इन सब का जो हम अध्ययन कर रहे हैं कि ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, पर्वत है गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में, और उसकी लक्षण की ऊंचाई है। ऊंचाई लक्षणों के आधार पर हम देख रहे हैं, लक्षण के आधार पर सबसे ऊंचा हम कह रहे हैं इसको कि 1722 से 1727। और ये सभी जो हम अध्ययन कर रहे हैं ये क्या आता है, भूगोल के अंतर्गत आता है। हम देखना चाहेंगे आज की क्लास में कि हमारा जो भूगोल है, सबसे पहले मैंने कहा आपसे कि भूगोल क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन करना होता है भूगोल, ठीक है। लेकिन परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं किसी स्थल या क्षेत्रीय प्रदेश के विभिन्न स्वरूपों को लक्षणों के आधार पर तथा वितरणों के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाएगा, भूगोल। किसी क्षेत्र या विशेष के संदर्भ में हम लेना चाहें तो हमारे राजस्थान के संदर्भ में ले सकते हैं कि राजस्थान का जो धरातल है और राजस्थान के धरातल के विभिन्न जो स्वरूप हैं उन विभिन्न स्वरूपों का लक्षणों तथा वितरणों के आधार पर जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, राजस्थान का भूगोल कहलाएगा। तो मित्रों हम यहाँ पर राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत बात करेंगे कि राजस्थान का भूगोल जो है हमारा, इसमें सबसे पहले हम बात करना चाहें कि हमारा जो भारत है, सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि हमारा जो भारत है और हमारा भारत देखना चाहेंगे हम कि हमारा जो भारत है ये भारत आजाद जो हुआ था, आजाद कब हुआ था हमारा भारत, 15 अगस्त 1947। हम बात कर रहे हैं मित्रों यहाँ पर हमारे राजस्थान के भूगोल की। हम देखना चाहेंगे सबसे पहले थोड़ा सा कि हमारा जो भारत है और हमारा भारत आजाद कब हुआ था, आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा जब भारत आजाद हुआ था, इससे पूर्व की अगर हम बात करना चाहें कि भारत जो है पूर्व में या पहले किसका गुलाम हुआ करता था, अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। क्या हुआ करता था, अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था हमारा देश भारत जो है 15 अगस्त 1947 से पहले। हम बात करना चाहें कि जब पहले आजाद भारत नहीं था, पूर्व में अंग्रेजों का गुलाम था। आगे हम देखना चाहें कि जैसे ही हमारे भारत को आजादी मिली, हमारा भारत क्या हुआ, आजाद हुआ। और आजाद भारत में हम देखना चाहें तो एकीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। क्या कर दिया गया, एकीकरण का दौर है जो प्रारंभ किया गया। और इस एकीकरण के दौर में, आजाद भारत में जब एकीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ था, तो इस एकीकरण के दौर में ही हम देखना चाहेंगे। तो देख लीजिएगा, सब हम पहले बात कर रहे हैं कि हमारा जो भारत है और ये भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और पूर्व में जो है अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। लेकिन आजाद भारत हुआ हमारा 15 अगस्त 1947 को, और जब हमारे भारत को आजाद हुआ उसके बाद में हमारे भारत में एकीकरण का कार्य जो 562 रियासतों को मिलाया गया था, उसमें अगर हम बात करना चाहें कि एकीकरण का जो दौर शुरू हुआ है, एकीकरण का जो दौर है, और इस एकीकरण के दौर में हम मित्रों बात करना चाहें, एकीकरण के दौर में हमारे भारत को 4 श्रेणियों में बांट दिया गया था। क्या कर दिया गया था, 4 जो श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों में हमारे भारत को क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। अब हम बात करना चाहेंगे कि 4 श्रेणियां कौन कौन सी थी और किस प्रकार से अंग्रेजों ने ये निर्धारित कर रखी थी। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों नंबर 1, ए श्रेणी। ए श्रेणी राज्य, क्या बात करेंगे, ए श्रेणी जो राज्य है, ठीक है, ए श्रेणी राज्य। 2 नंबर पर हम बात करेंगे बी श्रेणी राज्य, और मित्रों 3 नंबर पर हम बात करना चाहेंगे नंबर 1 ए श्रेणी राज्य, नंबर 2 बी श्रेणी राज्य, नंबर 3 सी श्रेणी राज्य, सी श्रेणी राज्य, और नंबर 4 आ जाता है हमारे पास में डी श्रेणी राज्य। इस प्रकार से 4 श्रेणियों में विभाजित किया हुआ था एकीकरण के दौर में हमारे यहाँ पर
हम बात करना चाहें कि ए श्रेणी के राज्य थे, यानी सर्वप्रथम जिन राज्यों को अंग्रेजों ने जीता था, जो बड़े राज्य थे, उनको किस श्रेणी में रख दिया गया था अंग्रेजों द्वारा? ए श्रेणी राज्य में रख दिया गया था। सबसे पहले अंग्रेजों ने जो राज्य जीते थे, जो बड़े बड़े राज्य थे, उनको किस में रखा था अंग्रेजों ने? ए श्रेणी राज्य में। हम बात करें कि सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा जीते गए जो राज्य थे, उनको किस श्रेणी में रखा गया था? ए श्रेणी में रखा गया था। जैसे सतारा, मद्रास, चेन्नई, झांसी आदि। ये जो बड़े राज्य हुआ करते थे, जिनको प्रारंभ में ही अंग्रेजों ने जीत लिया था, और इनको किस श्रेणी में रखा गया था? ए श्रेणी में। और इनका जो प्रमुख हुआ करता था मित्रों, वो हुआ करता था गवर्नर जनरल। कौन हुआ करता था? ए श्रेणी राज्य जो होते थे, इनका प्रमुख कौन हुआ करता था? गवर्नर जनरल हुआ करता था। आप सीधा सा याद रख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं बी श्रेणी राज्य की, कि बी श्रेणी राज्य भी जो रियासतें हुआ करती थी, और रियासतों को मिलाकर एक बड़े राज्य का जो निर्माण किया जाता था। छोटी छोटी जो रियासतें हैं, छोटी छोटी रियासतें, और इन छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक बड़े राज्य का जो निर्माण किया गया, बड़े राज्य का निर्माण किया गया, और उसको किस श्रेणी में रखा गया? बी श्रेणी में रखा गया था। ऐसे छोटे छोटे रियासतें थे, उनको मिलाकर एक बड़े राज्य बना दिया गया, और वो कौन सी श्रेणी में आते थे? बी श्रेणी में। और यहाँ बी श्रेणी का जो प्रमुख हुआ करता था, वो होता था मित्रों राज प्रमुख। बी श्रेणी का जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था, वो कौन होता था? राज प्रमुख। हमारा जो राजस्थान था, वो भी किसमें आता था? बी श्रेणी के अंतर्गत ही आता था। अब मान लीजिए आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि बताइए राजस्थान का नागौर जिला किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन दे दिया ए श्रेणी, एक ऑप्शन दिया मान लीजिए ए श्रेणी, बी ऑप्शन दे दिया, नंबर 2 ऑप्शन दिया बी श्रेणी, नंबर 3 ऑप्शन दिया सी श्रेणी, और नंबर 4 ऑप्शन दिया डी श्रेणी। तो आपको बताना है कि कौन सी श्रेणी में आएगा हमारा नागौर जिला। तो हमने देखा कि हमारा अधिकांश जो राजस्थान है, वर्तमान हम राजस्थान के 33 जिलों की बात करना चाहें, तो इनमें से एकमात्र अजमेर जो जिला हुआ करता था, वो किस में आता था? सी श्रेणी में। बाकी सभी जो 32 जिलों के भाग थे, वो किस में आ करते थे? बी श्रेणी के अंतर्गत आया करते थे। हमारा जो राजस्थान है इसी प्रकार का हुआ करता था। चलिए हम बात कर लेते हैं सी श्रेणी राज्य। सी श्रेणी जो राज्य थे, ये हुआ क्या करते थे? यानी अंग्रेज जो होते थे, और अंग्रेज जहां से बैठ के शासन करते थे, जिस स्थान पर बैठकर अंग्रेज शासन करते थे, उनको चीफ सीप प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चीफ सीप प्रदेश। उस क्षेत्र को, इस स्थान को कहा जाता था जहां से अंग्रेज जो है बैठकर शासन करते थे, उस स्थान को क्या कहते थे? चीफ सीप प्रदेश कहते थे। और वो चीफ सीप प्रदेश किस श्रेणी के अंतर्गत आते थे? सी श्रेणी के अंतर्गत आते थे। हम देखना चाहें कि जो सी श्रेणी के अंतर्गत आते थे, इसका जो प्रमुख हुआ करता था, वो कौन हुआ करता था? तो एजेंट टू गवर्नर जनरल जो हुआ करता था, ये इसका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हुआ करता था। सी श्रेणी के राज्य जहां पर अंग्रेज जो है बैठकर अपना शासन किया करते थे, उनको चीफ सीप प्रदेश कहा जाता था, और वही किस श्रेणी के अंतर्गत आते थे? सी श्रेणी के अंतर्गत आते थे। लेकिन उसका प्रमुख जो कार्यकारी अधिकारी होता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था। हम देखना चाहें कि हमारा जो भारत था एकीकरण के समय में, यहाँ पर कितने सी श्रेणी के राज्य थे? तो मित्रों 4 राज्य थे जो सी श्रेणी के अंतर्गत आते थे। आप सीधा सा याद करें ए बी सी डी। क्या याद करें? ए बी सी डी। ए से बोले तो अजमेर, बी से बोले तो बलूचिस्तान, क्या जाएगा?
बलूचिस्तान। और सी का मतलब आ जाएगा मित्रों यहाँ पर पूर्व, क्या आ जाएगा पूर्व। और डी का मतलब आ जाएगा मित्रों दिल्ली, क्या आ जाएगा दिल्ली। कुर्ग कर्नाटक में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में और अजमेर हमारे राजस्थान में। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एकमात्र चीफ प्रदेश हुआ करता था, सी श्रेणी के जो अंतर्गत आता था अजमेर। इसके बाद में कुर्ग वर्तमान में कर्नाटक में, बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में है और दिल्ली है जो केंद्र शासित प्रदेश संघ राज्य हुआ ही करता है। इस प्रकार से 4 राज्य थे जो सी श्रेणी के अंतर्गत हमारे यहाँ पर आते थे। हम बात करना चाहें मित्रों कि डी श्रेणी जो राज्य है इसके अंतर्गत हम बात करना चाहें तो तटीय जो राज्य हुआ करते थे या फिर हम कह सकते हैं कि संघ राज्य जो हुआ करते थे जिनको हम कहते थे केंद्र शासित प्रदेश, क्या कहते थे केंद्र शासित प्रदेश। तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश थे ये किस में आया करते थे, डी श्रेणी राज्य के अंतर्गत आया करते थे। हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर एकीकरण की जो प्रक्रिया चली थी, एकीकरण का दौर चल रहा था, 562 रियासतों को भारत में मिलाया गया था। उस समय जो है 4 श्रेणियों में हमारे राज्यों को बांटा गया था। सबसे पहला ए श्रेणी राज्य, सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा जो जीते गए राज्य थे उनको क्या कहा गया था, ए श्रेणी राज्य, जो बड़े राज्य हुआ करते थे। जैसे उदाहरण में आप सतारा, मद्रास, चेन्नई, झांसी ले सकते हैं। और यहाँ का प्रमुख कार्यकारी जो अधिकारी हुआ करता था वो कौन होता था, गवर्नर जनरल हुआ करता था। वो राज्य इस श्रेणी में अंतर्गत आते थे। हम बात करना चाहिए बी श्रेणी की, छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक बड़े राज्य का निर्माण किया जाता था और उसको किसमें रखा जाता था मित्रों, बी श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता था। और प्रमुख जो अधिकारी होता था इसका कार्यकारी अधिकारी वो राज प्रमुख हुआ करता था। सबसे बड़ा उदाहरण हम ले सकते हैं हमारा राजस्थान। हमारे राजस्थान में भी कार्यकारी अधिकारी का होता था राज प्रमुख। अब मैंने जो प्रश्न दिया था आपको कि राजस्थान का नागौर जिला किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा, तो मित्रों बी श्रेणी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हमारे राजस्थान का एकमात्र जिला है जो अजमेर जिला है, वही अजमेर जो मेरवाड़ा था वो चीफ प्रदेश के अंतर्गत आता था। केंद्र शासित प्रदेश जो चीफ प्रदेश हुआ करता था जहां पर बैठकर जो है अंग्रेज शासन करते थे, प्रमुख कार्यालय उनका हुआ करता था। सी श्रेणी जो राज्य है चीफ प्रदेश जहां पर बैठकर अंग्रेज शासन करते थे तो वो सी श्रेणी राज्य हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे हमारे भारत में प्रमुख अधिकारी इनका होता था एजेंट टू गवर्नर जनरल। हमारे भारत में उस समय 4 चीफ प्रदेश हुआ करते थे। सबसे पहला अजमेर, इसके बाद में बलूचिस्तान, इसके बाद में कुर्ग और इसके बाद में दिल्ली, ये 4 हुआ करते थे। आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है राज्य सी श्रेणी के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। ठीक है, और डी श्रेणी के अंतर्गत संघ राज्य, केंद्र शासित राज्य जो है वो आते थे किसमें, डी श्रेणी के अंतर्गत आते थे। तो हमने देखा आज की क्लास में हमारे प्रकार से हम देखना चाहेंगे हमारे राजस्थान के जो एक जिला 32 जिले तो बी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और एक जिला अजमेर है जो किस अंतर्गत आता है, सी श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए हम राजस्थान के बारे में बात करते हैं। हम राजस्थान के भूगोल को देखते हैं कि राजस्थान के भूगोल में हमने देखा था कि जो 4 श्रेणी हमने बांटी थी हमारे भारत के जब एकीकरण का दौर था तो 4 श्रेणियों में 20 श्रेणी के अंतर्गत हमारा राजस्थान आ रहा था। और हमारे राजस्थान में 20 श्रेणी के अंतर्गत वर्तमान जिलों को हम देखना चाहें तो 32 जिले जो है बी श्रेणी में आते हैं और एक अजमेर जिला है जो सी श्रेणी में आता है, चीफ प्रदेश जो हुआ करता था। तो हम देखना चाहेंगे कि हमारा जो वर्तमान राजस्थान है 32 जिले जो बी श्रेणी में आते थे और एक जिला अजमेर सी श्रेणी में आता था। इसका हम हमारे राजस्थान को प्राचीन काल में किन किन नामों से जानते थे, यानी आज वर्तमान में जो हमारा राजस्थान है इसी राजस्थान को हम पहले किस किस नाम से जानते थे। तो हम सीधा सा बात कर सकते हैं राजस्थान का नामकरण। क्या बात करेंगे, राजस्थान का नामकरण कि हमारे राजस्थान को प्राचीन काल से किन किन नामों से जाना गया है। तो मित्रों मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले नंबर 1 बात करेंगे हम कि वाल्मीकि जी जो थे और वाल्मीकि जी ने हमारे राजस्थान का क्या नाम दिया था, वाल्मीकि जी ने क्या कहा था हमारे राजस्थान को, इसकी हम बात करना चाहेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे नंबर 2 पर कि राजस्थान शब्द जो है इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख है, सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है। और इसके बाद में हम बात करेंगे नंबर 3 पर कि हमारे राजस्थान को पूर्व में किन किन नामों से जाना जाता था, पूर्व में
नामों से जाना जाता था, जाना जाता था कि हमारा आज जो राजस्थान है इसको पूर्व में और किस किस नामों से जाना जाता था। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले वाल्मीकि जी ने हमारे राजस्थान को कहा था मरुकांतर। क्या कहा था मित्रों? मरुकांतर हमारे राजस्थान को कहा था। और किन्होंने कहा था? वाल्मीकि जी ने कहा था। इसका उल्लेख रामायण में मिलता है। अगर स्रोत हम देखें तो साक्ष्य कहां मिलेगा? रामायण में इसका उल्लेख मिलता है। अब यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है? हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में इस नामकरण से संबंधित टॉपिक से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? प्रश्न एक बार आरएस के एग्जाम में पूछा गया था कि हमारे राजस्थान के लिए जो है किस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? हमारे राजस्थान के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किस शब्द का किया गया था? तो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था किसका किया गया मित्रों? मरुकांतर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और मरुकांतर शब्द का सर्वप्रथम किसने किया है प्रयोग? वाल्मीकि जी ने। और इसका उल्लेख मिलता है रामायण में। चलिए हम बात कर लेते हैं राजस्थान शब्द सर्वप्रथम उल्लेख। सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है बसंतगढ़ है सिरोही में। कहां पर है मित्रों? बसंतगढ़। और बसंतगढ़ पड़ता है कहां पर? सिरोही में पड़ता है। कहां पड़ता है? सिरोही में। और बसंतगढ़ सिरोही में से उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम हमारे राजस्थान से शब्द का उल्लेख मिलता है। हम देखना चाहें कि यहाँ पर एक शिलालेख था और इस शिलालेख के अनुसार राजस्थानी द्वितीय शब्द दिया गया था। प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में सीधा का सीधा कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख या प्राचीन उल्लेख कहां से मिलता है? तो मित्रों बसंतगढ़ सिरोही से सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला था। हम पूर्व में राजस्थान को किन किन नामों से जाना गया था इनको हम देखना चाहें तो मित्रों एक तो आता है रजवाड़ा। क्या आएगा? या फिर हम कह देंगे एक है राजस्थान और एक है रजवाड़ा। राजस्थान और रजवाड़ा जो है इसकी अगर हम बात करना चाहेंगे राजस्थान रजवाड़ा। और एक है मित्रों राजपूताना। क्या है? राजपूताना। ये जो शब्द है इनको जो है जाना गया था। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि ये जो राजस्थान और रजवाड़ा है ये दोनों के दोनों शब्द हैं। ये दिए किसने थे मित्रों? कर्नल जेम्स टोड ने दिए थे। किसने दिए हैं? कर्नल जेम्स टोड जो है इन्होंने ये दोनों शब्द दिए थे राजस्थान और रजवाड़ा। प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कर्नल जेम्स टोड ने 3 नाम दिए थे राजस्थान रजवाड़ा और राजस्थान। ये प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने हमारे राजस्थान के लिए सबसे पहले कौन से शब्द का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले किसका प्रयोग किया है? कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। और इस कर्नल जेम्स टोड को जो है घोड़े वाले बाबा के नाम से भी हमारे राजस्थान में जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? घोड़े वाले बाबा के नाम से इनको जाना जाता है, घोड़े वाले बाबा। चलिए हम बात करेंगे राजपूताना शब्द की। राजपूताना शब्द जो दिया था ये किसने दिया था मित्रों? जॉर्ज थॉमस ने दिया है। किसने दिया है? जॉर्ज थॉमस नाम का जो अंग्रेज अधिकारी था एक, और इसने हमारे राजस्थान को क्या नाम दिया है? राजपूताना नाम दिया है। और हम बात करना चाहें कि साहित्य की बात करें हम कि साहित्य में हमारा जो राजस्थान शब्द है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि साहित्य की दृष्टि से साहित्य में हमारा जो राजस्थान शब्द है ये राजस्थान शब्द किसमें मिलता है? साहित्य में। तो साहित्य में जो राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है ये मित्रों एक तो है मुनोट नैनसीरी ख्यात। क्या आएगा? मुनोट नैनसीरी ख्यात। एक ग्रंथ है मुनोट नैनसीरी ख्यात और दूसरा ग्रंथ है मित्रों राजरूपक ग्रंथ। इन दोनों ग्रंथों में हमारे राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। और ये साहित्य की दृष्टि से मिलने वाला जो शब्द है वो साहित्य में इन दोनों में मिलता है मुनोट नैनसीरी ख्यात और राजरूपक ग्रंथ। तो हमसे पूछा जा सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न फिर से देख लीजिएगा आप। सबसे पहले हमने कहा कि हमारा जो राजस्थान है और इस राजस्थान को पूर्व में किस किस नामों से जाना गया था? तो सबसे पहले हमारे राजस्थान को नाम दिया गया और क्या दिया गया? मरुकांतर नाम दिया गया। और मित्रों इसका उल्लेख किसमें मिलता है? अगर हम साक्ष्य के रूप में बात करना चाहें तो साक्ष्य कहां मिलेगा? इसका जो है वाल्मीकि द्वारा रचित है जो रामायण है। कौन में? रामायण। रामायण में इस शब्द का क्या मिलता है मित्रों? उल्लेख मिलता है। और हम बात करना चाहें तो किसने दिया था? ये वाल्मीकि द्वारा दिया गया था, वाल्मीकि जी ने दिया था। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है ये कहां से मिला? बसंतगढ़ सिरोही। बसंतगढ़ में जो है सिरोही
सिरोही में जो बसंतगढ़ है यहाँ से एक शिलालेख और शिलालेख के अनुसार ये नाम सबसे पहले। प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि राजस्थान का प्राचीनतम उल्लेख जो कहां से लिया गया था या सर्वप्रथम उल्लेख जो राजस्थान का मिलता है तो बसंतगढ़ सिरोही से मिलता है। पूर्व में हम बात कर चुके हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने दो नाम दिए थे, रायथन और रजवाड़ा, और इनको जो है घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। और एक जो है शब्द राजपूताना, और राजपूताना शब्द किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया था। हम साहित्य की दृष्टि से बात करना चाहें तो राजस्थान शब्द जो साहित्य में मिलता है, एक है मोनोग्रंथी ख्यात ग्रंथ और मित्रों दूसरा है राजरूपक ग्रंथ। ये दो ग्रंथ हैं जिनमें साहित्य की दृष्टि से हमारे राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। तो सीधा सा प्रश्न आपसे सामने पूछा जाएगा कि राजस्थान के लिए सबसे पहले कौन से नाम का प्रयोग किया गया था? सर्वप्रथम तो मरोकांत्र का प्रयोग किया गया था। और सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख कहां से मिलता है? तो मित्रों कहां से मिलेगा? बसंतगढ़ सिरोही से जो है सर्वप्रथम उल्लेख मिल पाता है। हम पूर्व में नामों की बात करें तो पूर्व में जो है नाम दिए गए थे रायथन, रजवाड़ा, और ये किसके द्वारा दिए गए? कर्नल जेम्स टोड द्वारा। और राजपूताना शब्द किसके द्वारा दिया गया? जॉर्ज थॉमस द्वारा। और कर्नल जेम्स टोड है, इनको जो है घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और साहित्य के क्षेत्र में अगर राजस्थान शब्द सर्वप्रथम मिलता है या राजस्थान शब्द सर्वप्रथम साहित्य में मिलता है तो राजरूपक ग्रंथ और राजरूपक जो है ग्रंथ और मोनोग्रंथी ख्यात ग्रंथ, इन दोनों ग्रंथों में जो है उल्लेख मिल पाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे सामने आया है हमारा जो राजस्थान का नामकरण है, और राजस्थान के नामकरण में राजस्थान के लिए, इसके लिए राजस्थान के लिए जो दिया गया है, और वो शब्द दिया गया है क्या? राजपूताना। कौन सा शब्द? राजपूताना। हाँ, राजस्थान के लिए जो राजपूताना शब्द दिया गया है, इसका अगर हम बात करें कि ये राजपूताना शब्द जो दिया गया किसके द्वारा था? तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, और इसने हमारे राजस्थान को क्या कहा था? राजपूताना कहा था। हमारे राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्र, पूरे राजस्थान में राजपूत राजाओं का निवास था, इसलिए इन्होंने राजपूताना नाम दिया। क्योंकि उस समय एकमात्र टॉप रियासत थी जो मुस्लिम रियासत थी, और मित्रों भरतपुर और धौलपुर जो है जाट रियासत थी, इसलिए संपूर्ण राजस्थान राजपूतों द्वारा बसा होने के कारण इन महोदय ने क्या कह दिया? राजपूताना कहा गया। लेकिन अगर बात करें कि कब कहा गया तो मित्रों 1800 ईस्वी में। कब कहा गया? 1800 ईस्वी में हमारे राजस्थान को क्या नाम दिया गया? राजपूताना। किसके द्वारा दिया गया? जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया। लेकिन अगर जॉर्ज थॉमस की हम बात करें थोड़ी सी, तो ये महोदय हैं जो आयरलैंड के निवासी थे। कहां के निवासी थे? आयरलैंड के निवासी थे। लगभग हमारे 1758 ईस्वी में हमारे राजस्थान में आए थे जो है, और शेखावाटी क्षेत्र में आए, और बीकानेर में ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई थी। हम बात करना चाहें कि इस राजपूताना शब्द का जो साक्ष्य है, साक्ष्य कह दीजिए, या इसका जो उल्लेख है, ये कहां पर मिल पाता है? तो मित्रों एक पुस्तक है, और पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। पुस्तक का नाम क्या है? द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इन्हीं के नाम पर एक पुस्तक लिखी गई थी, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक में इस शब्द का उल्लेख या साक्ष्य मिलता है। तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन गया है कि राजपूताना शब्द का उल्लेख या साक्ष्य कहां मिलता है? तो द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक है, और इस पुस्तक के जो लेखक हैं, लेखक की अगर हम बात करें तो विलियम फ्रैंकलिन। कौन है मित्रों? विलियम फ्रैंकलिन नामक एक व्यक्ति हैं जो इसके क्या हैं? लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम फ्रैंकलिन। हम बात करना चाहें कि इसका जो प्रकाशन हुआ था, इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ है? 1805 ईस्वी में इस पुस्तक का क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। और प्रकाशन हुआ कहां पर है? तो हम बात करें तो इसका प्रकाशन कहां पर हुआ था? लंदन में हुआ था। और इस पुस्तक की अगर हम भाषा की बात करें तो इस पुस्तक की भाषा क्या है मित्रों? अंग्रेजी भाषा है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? अंग्रेजी भाषा में ये लिखी गई है।
चलिए हम बात कर लेते हैं दूसरे। हमारा राजपूताना जो है राजस्थान के लिए शब्द दिया गया था, किसने दिया है? जॉर्ज थॉमस ने। आयरलैंड के ये निवासी थे, हमारे राजस्थान में आए और इन्होंने नाम कब दिया? ये 1800 ईस्वी में। लेकिन इसका साक्ष्य या उल्लेख मिलता है तो पुस्तक है दी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। एक चीज जरूर याद रख लें कि जॉर्ज थॉमस ने सिर्फ मौखिक रूप से ये नाम दिया था। कैसे दिया था मित्रों? मौखिक रूप से दिया था जॉर्ज थॉमस ने। लेकिन इसी राजपूताना शब्द का जो लिखित उल्लेख मिलता है तो किसमें मिलता है? इसी पुस्तक में लिखित उल्लेख मिलता है कि और पुस्तक का नाम है दी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम फ्रैंकलिन। जॉर्ज थॉमस का एक दोस्त था विलियम फ्रैंकलिन, इन्होंने इस पुस्तक में जॉर्ज थॉमस के बारे में लिखा था और यहाँ पर इसका उल्लेख मिल पाता है। इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था 1805 में हुआ है। कहां से हुआ था? लंदन से। और इसकी भाषा क्या है? अंग्रेजी। जब हमारे राजस्थान को मित्रों राजपूताना कहा जाने लगा था तो 8 जनवरी 1947। कब की बात है मित्रों? 8 जनवरी 1947। जब हमारे राजस्थान को जो है जब हमारे राजस्थान को राजपूताना कहा जाने लगा था और राजपूताना कहा जाने पर 8 जनवरी 1947 को कहां पर है? जयपुर में। 8 जनवरी 1947 को जयपुर में क्या कर दिया गया? राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई। राजपूताना विश्वविद्यालय के नाम से क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई थी। और इस राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई 8 जनवरी 1947 को। लेकिन इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नाम जब इसका बदला गया तो नाम बदलकर कब? 1956 में, जब हमारा वर्तमान राजस्थान बना था, राजस्थान अपने अस्तित्व में आया था, तब इसका नाम बदलकर क्या किया गया? राजस्थान विश्वविद्यालय किया गया। क्या किया गया मित्रों? राजस्थान विश्वविद्यालय किया गया, जो वर्तमान में भी संचालित है। तो हमने देखा राजपूताना शब्द का उल्लेख, कि राजपूताना शब्द से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। देख लीजिए, आज तक प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि राजपूताना शब्द किसने दिया है? तो जॉर्ज थॉमस ने दिया है। लेकिन कब दिया था? 1800 ईस्वी में। आपसे पूछा जा सकता है कि राजपूताना शब्द का साक्ष्य कहां मिलेगा, उल्लेख कहां मिलेगा? तो पुस्तक है दी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस और इस पुस्तक के लेखक हैं विलियम फ्रैंकलिन। और प्रकाशन कब हुआ? 1805 में। और कहां पर हुआ था? ये लंदन में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। और भाषा क्या थी? अंग्रेजी। और इस राजपूताना शब्द का नाम देखकर अगर हम कहें तो राजपूताना शब्द का नाम देखकर ही जो है हमारे राजस्थान के जयपुर जिले में, जयपुर में जो है 8 जनवरी 1947 को क्या कर दिया गया? राजपूताना विश्वविद्यालय के नाम से स्थापना कर दी गई थी। और उसका नाम बदलकर कब मित्रों? 1956 में। जब नाम बदला गया, कब बदला गया? 1956 में जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राजस्थान विश्वविद्यालय कर दिया गया था। चलिए हम बात करना चाहेंगे कि हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान के लिए जो राजस्थान दिया गया था शब्द, क्या दिया गया मित्रों? राजस्थान जो शब्द दिया गया हमारे राजस्थान के, इस राजस्थान शब्द के संदर्भ में हम बात करना चाहें, ये भूभाग के लिए दिया गया था राजस्थान शब्द। लेकिन राजस्थान शब्द भूभाग के लिए, किसके लिए? भूभाग के लिए। प्रश्न पूछा जाता है कई बार की प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधा का सीधा कि राजस्थान शब्द भूभाग के लिए सर्वप्रथम किसने दिया? सर्वप्रथम किसने दिया? तो मित्रों भूभाग के लिए सर्वप्रथम ये शब्द दिया था कर्नल टोड ने। किसने दिया था? कर्नल टोड के द्वारा ये शब्द दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? कर्नल टोड के द्वारा दिया गया था। चलिए हम बात कर लेते हैं कि भूभाग के लिए कर्नल टोड द्वारा दिया गया था, लेकिन राजाओं के निवास स्थान के लिए राजस्थान शब्द दिया गया था। ये मित्रों पहले ही दिया जा चुका था, जिसका उल्लेख राजपूत ग्रंथ और मोहनो ग्रंथ से भी में मिलता है। चलिए भूभाग के लिए शब्द कर्नल जेम्स टोड ने दिया है। हम देखते हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में कि ये कौन थे। तो मित्रों ये कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे। कहाँ के थे ये? इंग्लैंड में एक इंग्लिश शहर है और वहां के निवासी है कौन? कर्नल जेम्स टोड। हमारे यहाँ पर हम बात करना चाहें तो 1817 में। कब मित्रों? 1817 में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में। किसके रूप में?
पॉलिटिकल एजेंट के रूप में यहाँ पर इसकी नियुक्ति की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1817 में पॉलिटिकल एजेंट। और कहाँ का बनाया गया? मेवाड़ रियासत का इनको क्या बनाया गया था? पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था। और मेवाड़ रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया, इसमें हम बात करना चाहें तो ये सर्वप्रथम ऐसा माना जाता है कि मांडरगढ़ भीलवाड़ा में आए थे और यहाँ पर इन्होंने अपना एक गुरु बनाया था। क्या बनाया था? गुरु बनाया। और गुरु किसको बनाया? जैन यति ज्ञानचंद को बनाया था। किसको बनाया था मित्रों? जैन यति ज्ञानचंद को जो है इन्होंने अपना क्या बनाया था? गुरु बनाया था। और जैन यति ज्ञानचंद को गुरु बनाकर हमारे राजस्थान के लिए, हमारे राजस्थान के इतिहास को खोजना प्रारंभ इन्होंने कर दिया था। कारण क्या था कि हमारे राजस्थान के जो राजपूत राजा थे इनको बहुत अच्छे लगते थे, तो इन्होंने राजस्थान के इतिहास को खोजने लगा कि राजस्थान के पीछे के जो राजपूत राजा थे वो किस प्रकार के थे। इसलिए राजस्थान में इनकी दो प्रसिद्धियां महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। प्रसिद्धियों के बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा। तो कर्नल जेम्स टोड की दो प्रसिद्धियां हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 1 मित्रों हम बात करें घोड़े वाले बाबा। ऐसा माना जाता है कि ये जो है कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने क्या किया? राजस्थान के इतिहास को जब खोजा था तो घोड़े पर बैठ के खोजा था, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इनको घोड़े वाले बाबा। पूछा जाता है कई बार कि घोड़े वाले बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कर्नल जेम्स टोड। और दूसरी जो इनकी प्रसिद्धि है, राजस्थान के इतिहास के पिता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? राजस्थान के इतिहास के पिता या जनक के रूप में कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है। किसको जाना जाएगा? राजस्थान के इतिहास के पिता के रूप में कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे ही कर्नल जेम्स टोड हमारे राजस्थान के राजपूत राजाओं के साथ मिलजुल गए थे तो अंग्रेज सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को इन पर शक होने लगा था। और शक होने पर इस शक होने का पता किसको चला? कर्नल जेम्स टोड को चला। और मित्रों 1822 ईस्वी में, कब? 1822 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने पॉलिटिकल एजेंट का जो पद था इससे क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। क्या दिया? इस्तीफा दे दिया। और वापस कहां चले गए थे? वापस चले गए ये इंग्लैंड। कहां चले गए? वापस चले गए अपने देश इंग्लैंड चले गए थे। 1822 में पॉलिटिकल एजेंट के पद से इस्तीफा देकर कहां चले गए थे? इंग्लैंड चले गए थे। ये तो इनके बारे में सामान्य जानकारी हुई। अब चलिए हमारे राजस्थान के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया, राजस्थान ये भूभाग के लिए सर्वप्रथम इन्होंने दिया था। लेकिन अगर हम बात करें कि राजस्थान शब्द कब दिया गया तो मित्रों 1829 ईस्वी में। कब दिया गया है? 1829 ईस्वी में दिया गया है। हम बात करना चाहें कि ये जो शब्द दिया गया है इसका साक्ष्य कहां मिलता है, यानी इसका उल्लेख कहां मिलता है, तो कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक है दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक है दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसी पुस्तक का दूसरा नाम है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक का मित्रों अगर दूसरा नाम हम बात करना चाहें, इसी पुस्तक का दूसरा नाम तो आ जाएगा दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इंडिया। और इस पुस्तक में इसका क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है। हम बात करना चाहें कि इसी पुस्तक का जो पहला भाग था, इसी पुस्तक का फर्स्ट भाग है 1829 में प्रकाशित हुआ था और इसमें ये उल्लेख मिलता है राजस्थान शब्द। हम बात करना चाहें कि इस जो पुस्तक है ये, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो विलियम क्रूक हैं। कौन है? विलियम क्रूक। इस पुस्तक के लेखक है कौन मित्रों? विलियम क्रूक जो है इनके जो है लेखक हैं। हम बात करें कि इसका जो प्रकाशन हुआ था और इसका प्रकाशन कहां से हुआ? ये लंदन से हुआ था। कहां से हुआ था इसका प्रकाशन? लंदन से हुआ था। लेकिन अगर हम बात करना चाहें इस पुस्तक की जो भाषा थी, इस पुस्तक की भाषा वो क्या थी मित्रों? अंग्रेजी थी। इस पुस्तक की भाषा क्या थी? अंग्रेजी। लेकिन प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता
बाद पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा, पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा द्वारा इस पुस्तक का क्या किया गया था, हिंदी अनुवाद किया गया था। पूछा जाता है कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में कि कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक दी एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने। एक बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा कहाँ के निवासी है, तो मित्रों ये जो निवासी है हम बात करना चाहेंगे कि पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा निवासी है, ये रोहिड़ा गांव सिरोही के निवासी हैं। कहाँ के हैं, रोहिड़ा गांव है कहाँ पर, सिरोही में। तो ये भी पूछा जाता है कि ये राजस्थान के इतिहासकार है, वास्तविक इतिहासकार जिन्हें हम कहेंगे, और ये कहाँ के हैं, रोहिड़ा गांव सिरोही के इतिहासकार हैं जिन्होंने इस पुस्तक का क्या किया था, हिंदी अनुवाद किया था। फिर से देख लीजिए आप एक बार, हमारे राजस्थान के लिए राजस्थान जो शब्द था भूभाग के लिए सर्वप्रथम किसने दिया, कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। और ये कहाँ के निवासी थे, इंग्लैंड के। 1817 में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में हमारे कहां पर आए थे, मेवाड़ में, और यहाँ पर आकर इन्होंने अपना एक गुरु बनाया, जैन यति ज्ञानचंद को गुरु बना लिया। और यहाँ पर आकर जैसे ही इन्होंने राजस्थान के बारे में जानने लगा तो इनकी दो प्रसिद्धियां हैं, एक सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्धि है, इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, और नंबर 2 है इनको राजस्थान के इतिहास के जनक या पिता के रूप में भी जाना जाता है। 1822 में इन्होंने पॉलिटिकल एजेंट के पद से इस्तीफा देकर वापस कहां चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे। हम बात करना चाहिए कि राजस्थान शब्द के लिए जो उल्लेख मिलता है, राजस्थान शब्द ये कब दिया गया, 1829 में दिया गया था, लेकिन इसका साक्ष्य या उल्लेख कहां मिलेगा, तो इनकी पुस्तक है दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसी पुस्तक का जो दूसरा नाम है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के फर्स्ट भाग का प्रकाशन 1829 में हुआ था और इसमें यह उल्लेख मिलता है। लेखक इस पुस्तक के हैं विलियम थोप है, और इस पुस्तक का प्रकाशन कहां से हुआ था मित्रों, लंदन से हुआ था। और भाषा कैसी थी इसकी, अंग्रेजी थी, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा, जिनको राजस्थान के इतिहास का वास्तविक इतिहास के जनक कहलाते हैं। और ये निवासी कहाँ के हैं, नोएडा सिरोही के निवासी हैं। जेम्स की दो पुस्तकें यहाँ पर हमारे राजस्थान के लिए लिखी गई थी, इसलिए इनको राजस्थान के इतिहास के जनक के रूप में जाना गया था। हम कर्नल जेम्स टोड जो है और कर्नल टोड की दो पुस्तकों के बारे में मित्रों हम बात करने वाले हैं। कर्नल टोड हमने देखा था अभी कर्नल टोड के बारे में, और इनकी जो दो पुस्तकें हैं इन दोनों पुस्तकों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि जो दोनों पुस्तकें थी इन दोनों पुस्तकों के आधार पर हमारे यहाँ पर क्या क्या वर्णन मिलता है। तो देख लीजिएगा, सबसे पहली पुस्तक है नंबर 1 दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये जो पुस्तक थी मित्रों, पहली पुस्तक इनकी जो थी दी एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, या फिर इसी पुस्तक का दूसरा नाम हम बात करना चाहेंगे तो दी ट्रेवल्स दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इनकी दूसरी पुस्तक का जो नाम था, इनकी पहली पुस्तक का ही जो दूसरा नाम है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसी पुस्तक को इस दूसरे नाम से भी जाना जाता था। हम बात करना चाहेंगे कि ये जो पुस्तक थी इनकी दो भागों में प्रकाशित हुई थी। कितने भागों में, दो भागों में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। हम देखना चाहें कि इस पुस्तक का जो फर्स्ट भाग था, फर्स्ट भाग इसका प्रकाशन हुआ था 1829 ईस्वी में। कब प्रकाशन हुआ है, 1829 में प्रकाशित हुआ है। और मित्रों 1829 में जो प्रकाशन हुआ था इसमें क्या क्या उल्लेख मिलते हैं हम देखेंगे कि 1829 के पहले भाग में इस पुस्तक में क्या क्या उल्लेख मिलते हैं। एक तो हमारे राजस्थान के जो नाम दिए गए थे, और नाम क्या क्या दिए गए, राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान, ये नाम इस पुस्तक में पहले भाग में मिलते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो राजपूत राजाओं की भौगोलिक स्थिति थी
राजपूत राजाओं की भौगोलिक स्थिति, और मित्रों हम बात करना चाहेंगे भौगोलिक स्थिति के साथ में राजपूत राजाओं की वंशावली। क्या मिलेगी? वंशावली। तो देख लीजिएगा, राजपूत राजाओं की वंशावली, भौगोलिक स्थिति और नाम, ये तीनों चीजें पहले भाग के 1829 में प्रकाशन में उल्लेखित हैं। हम बात करना चाहें यहाँ पर भौगोलिक स्थिति की, हमारा ये जो राजस्थान का इस प्रकार से पतंगाकार राजस्थान या विषम कोण या चतुर्भुजाकार या लंबगोश आकृति का जो राजस्थान है, इस संपूर्ण राजस्थान में मित्रों राजपूत राजा ही निवास करते थे। एकमात्र प्रमुख रियासत थी जो कौन सी थी? मुस्लिम रियासत थी, और ये धौलपुर और भरतपुर और धौलपुर, ये दोनों की दोनों जाट रियासत थी। इसके अलावा संपूर्ण राजस्थान राजपूत राजाओं के द्वारा बसा हुआ था, इसलिए भौगोलिक स्थिति के आधार पर यहाँ पर उल्लेख मिलता है। लेकिन इन राजाओं की जो वंशावली थी कि कौन से वंश के राजा यहाँ पर शासन करते थे, यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा। पिछले 3 प्रीवियस टीसी के एग्जामों में ये वंशावली से प्रश्न पूछा गया है, और प्रश्न क्या पूछा गया था देख लीजिए। ये जो हमारे राजस्थान का क्षेत्र आता है, इसको मित्रों नाम दिया गया है मारवाड़। क्या नाम दिया गया है? मारवाड़ कहा जाता है। और हम बात करना चाहें हमारे राजस्थान का ये जो दक्षिणी भाग है, इसको कहा जाता है मेवाड़। क्या कहा जाता है? मेवाड़। यहाँ पर आता है मित्रों अजमेर। क्या आता है? अजमेर। और यहाँ पर आता है मित्रों ये आमेर। क्या आएगा? आमेर। ये आता है हाड़ौती। कौन सा आएगा ये? हाड़ौती। पिछले 3 एग्जामों में जो प्रीवियस में पूछा गया था, एक परीक्षा में पूछा गया था कि मारवाड़ जो क्षेत्र था, मारवाड़ क्षेत्र में राजस्थान के राजपूतों के कौन से वंश का शासन हुआ करता था? तो मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासन हुआ करता था। कौन सा वंश हुआ? राठौड़ वंश। इसी के बाद में आमेर की हम बात करें तो आमेर में मित्रों कछवा वंश। कौन सा वंश का शासन था? कछवा वंश का शासन था आमेर में। हम बात करें अजमेर की तो अजमेर में चौहान वंश का शासन हुआ करता था। कौन से वंश का? चौहान वंश का। और हम बात करना चाहें मेवाड़ में तो मेवाड़ में मित्रों गुहिल जो है, गुहिल वंश का शासन हुआ करता था। उसके बाद में इसकी शाखा बटी थी सिसोदिया और दूसरी शाखा बटी थी। गुहिल वंशों का शासन यहाँ से प्रारंभ से हुआ करता था। हम बात करना चाहें हाड़ौती राज्य जो है, हाड़ा चौहानों का यहाँ पर शासन हुआ करता था। एक रणथंभौर में भी चौहानों का शासन होता था। और मित्रों यहाँ पर ये जालोर जो है, यहाँ पर सोनग्रा चौहान। कौन से थे? सोनग्रा जो चौहान थे, सोनग्रा चौहानों का शासन हुआ करता था। और इसका प्रमुख शासक था कानड़देव। आप पढ़ेंगे इतिहास में। तो इस प्रकार से इनकी वंशावली जो है हमारे राजस्थान में पाई जाती थी। क्षेत्र और रियासतें जो थी उनमें कौन कौन सा वंश शासन करता था, ये हमने देखा है कि इसी पुस्तक का जो सेकंड भाग है, और सेकंड भाग में जो है प्रकाशन हुआ था। सेकंड भाग कब? 1832 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। और 1832 में जो सेकंड भाग प्रकाशन हुआ था इसी पुस्तक का, पहली पुस्तक का, इसमें क्या क्या उल्लेख मिलता है? तो मित्रों एक तो ट्रिपल जे बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। हमारे राजस्थान की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली जो 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, प्लस हाड़ौती राज्य के इतिहास के बारे में उल्लेख इसमें मिलता था। हाड़ौती राज्य, तो ये सेकंड भाग में उल्लेख मिलता था। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली 4 रियासतें प्लस हाड़ौती राज्य के उल्लेख इस पुस्तक में मिलता था। हम बात करना चाहें दूसरी पुस्तक कि इनकी जो दूसरी पुस्तक थी, और दूसरी पुस्तक का नाम था पश्चिमी भारत की यात्रा। क्या नाम था? पश्चिमी भारत की यात्रा। कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक का नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा। या इसी पुस्तक का और दूसरा नाम है, दूसरा नाम जो था इसका दी ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये इनकी दूसरी पुस्तक का क्या था? नाम था। हम देखना चाहिए यहाँ पर कि इस दूसरी पुस्तक में क्या क्या उल्लेख मिलता था। इसका जो प्रकाशन हुआ था, प्रकाशन मित्रों इसका हुआ था 1839 में।
1839 में प्रकाशन हुआ था और इसके प्रकाशन से पहले ही कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो चुकी थी और मृत्यु हुई थी कब? 1835 में। कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद में इनकी दूसरी पुस्तक का प्रकाशन हुआ, पश्चिमी भारत की यात्रा, और इसमें जो उल्लेख मिलता था, उल्लेख की अगर हम बात करें कि इसमें क्या उल्लेख मिलता था, तो मित्रों एक तो हम बात करना चाहेंगे आदिवासियों की जीवन शैली। आदिवासी जो लोग थे, इन आदिवासियों की जीवन शैली का उल्लेख इसमें मिलता था कि किस प्रकार से ये लोग, इनका खान पान क्या है, इनका रहन सहन क्या है, इनका पहनावा क्या है, ये जो जीवन शैली का उल्लेख मिलता था। मंदिर तथा मस्जिदों के बारे में भी उल्लेख मिलता था, तो इनकी दूसरी पुस्तक पश्चिमी भारत की यात्रा के द्वारा उल्लेख मिल पाता था। इस प्रकार से इन्होंने ये दो पुस्तकों का उल्लेख के नामकरण की आगे हम बात करें कि एकीकरण की जो प्रक्रिया थी, हम बात कर रहे हैं नामकरण की, और नामकरण से जहां से जो प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे जो एकीकरण की प्रक्रिया हुई है, एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द जो दिया गया वो कौन से चरण में दिया गया, कौन से चरण में, वह कब दिया गया। एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द कौन से चरण में वह कब दिया गया, तो हम बात करना चाहेंगे कि चरण जो था कौन सा, सेकंड चरण था, और कब दिया गया था, ये सेकंड चरण हुआ था 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948। मित्रों कब दिया गया था, 25 मार्च 1948 को सेकंड चरण जो हमारे राजस्थान के एकीकरण का हुआ था, इसमें जो है सबसे पहले एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर कि हमारा जो राजस्थान है, और राजस्थान के लिए चौथा जो चरण हुआ था हमारे एकीकरण की प्रक्रिया में 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 है, और एकीकरण की प्रक्रिया का चौथा चरण, और इस चौथे चरण में मित्रों सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली 4 रियासतों को मिलाया गया था, ट्रिपल जे बी। कौन कौन सी हैं देख लीजिएगा, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इस प्रकार से इन 4 रियासतों को मिलाया गया था, सर्वाधिक क्षेत्र वाली 4 रियासतों को, और चौथे चरण में इन 4 रियासतों को मिलाए जाने के कारण एकीकरण का जो कार्य था ये लगभग क्या हो गया था, लगभग समाप्त हो चुका था। क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। हाँ जी, एकीकरण का कार्य इन चारों रियासतों को मिलाने पर क्या हो गया था, लगभग समाप्त हो चुका था। क्यों हो चुका है देखिए लीजिएगा, पहले चरण में कितनी रियासतें मिली हैं, 4, दूसरे चरण में कितनी मिली हैं, 9 रियासतें, तीसरे चरण में कितनी मिली हैं, 1, और चौथे चरण में कितनी मिली थी मित्रों, 4 रियासतें मिली हैं। इस प्रकार से हम देखना चाहें तो 9 और 1 10, 10 और 8 18 रियासत जो हैं 4 चरणों में मिला दी गई थी, और हमारे राजस्थान में कुल रियासतें कितनी थी, 19 रियासतें थी, और 3 ठिकाने थे, 3 क्या थे, ठिकाने, और 1 था चीफ सीफ प्रदेश। इस प्रकार से हमारा राजस्थान हुआ करता था। जब लगभग रियासतें मिल चुकी हैं तो एकीकरण का कार्य भी लगभग क्या हो चुका, समाप्त हो चुका है। इसलिए 30 मार्च 1949 को राजस्थान के गठन की तिथि माना गया। क्या माना गया, राजस्थान के गठन की तिथि माना गया। कब माना गया, 30 मार्च 1949 को, लगभग कार्य पूरा होने के कारण। इसीलिए इसी के उपलक्ष्य में 30 मार्च को जो है प्रतिवर्ष किसके रूप में मनाया जाता है, राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है,
क्योंकि इस चौथे चरण में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली 4 रियासतें जो मिला दी गई थी, इनके कारण एकीकरण का कार्य लगभग क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। और इस समाप्ति के कारण राजस्थान के गठन की तिथि इसको माना गया और इसी के उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष जो है 30 मार्च को क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से ये पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न हम बात करना चाहें कि राजस्थान जो शब्द है हमारा, ये जो राजस्थान शब्द है, इस राजस्थान शब्द को संवैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा कब मान्यता दी गई? तो मित्रों इसका उत्तर हमारा होगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा राजस्थान शब्द को संवैधानिक रूप से मान्यता दे दी गई थी। ये प्रश्न भी बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि हमारा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उसी दिन हमारे राजस्थान शब्द को संवैधानिक रूप से भारत सरकार ने क्या दे दिया गया था, राजस्थान शब्द की जो है मान्यता दे दी गई थी। हम बात करना चाहें इसके बाद में कि हमारा राजस्थान जो है 7वां जो चरण था, कौन सा चरण, 7वां चरण। और 7वें चरण की मित्रों हम बात करना चाहेंगे कि जो हमारे राजस्थान के एकीकरण का जो 7वां चरण है, और इस 7वें चरण में हम देखना चाहें 7वां चरण कब हुआ है, 1 नवंबर 1956। कब हुआ है ये, 1 नवंबर 1956 को हमारे राजस्थान का 7वां चरण हुआ था। और यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण चीजें आप याद रखना इस 7वें चरण में। सबसे पहली बात नंबर 1, राजस्थान अस्तित्व में आया। राजस्थान अपने अस्तित्व में आया। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान अपने अस्तित्व में कब आया। अभी पिछले रीट एग्जाम में पूछा गया था और भी एग्जाम में पूछा गया है ये, या फिर इसको यूं कह सकते हैं कि वर्तमान राजस्थान बना। क्या कह सकते हैं, वर्तमान जो राजस्थान है ये कब बना था, 1 नवंबर 1956 को बना था। नंबर 2 यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है कि राजस्थान का 26वां जिला, राजस्थान का जो 26वां जिला है ये किसको बनाया गया, अजमेर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, अजमेर को बनाया गया था। हमारे यहाँ पर एकीकरण के अंतिम चरण तक या वर्तमान राजस्थान से पहले 25 और वर्तमान राजस्थान के समय कितने, 26वां जिला अजमेर को बना दिया गया था। तीसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है कि हमारे राजस्थान में जो राज प्रमुख का पद हुआ करता था, क्योंकि 20 श्रेणी राज्यों में प्रमुख अधिकारी राज प्रमुख हुआ करता था, तो राज प्रमुख का जो पद हुआ करता था, इस राज प्रमुख के पद को तो कर दिया गया समाप्त और इसके स्थान पर राज्यपाल के नए पद का सृजन किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यपाल का पद कब सृजन किया गया, 1 नवंबर 1956 को राज्य प्रमुख के पद को समाप्त करके और राज्यपाल के पद का सृजन किया गया था। 4 नंबर आपको महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर याद रखनी है कि अभी हम बात कर रहे थे पीछे राज्यों की जो एबीसी श्रेणियों में बांटा गया था एकीकरण के दौर में, उन राज्यों की एबीसी श्रेणियों को भी समाप्त कर दिया गया 1956 में। तो राज्यों की जो श्रेणी हुआ करती थी, राज्यों की जो श्रेणियां हुआ करती थी, एबीसी श्रेणियां, इनको भी समाप्त कर दिया गया था 1956 में। तो आपको महत्वपूर्ण याद रखना है, ये चीजें पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। चलिए फिर हम बात करते हैं कि एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द कब हुआ, किस चरण में किया गया, कब का प्रश्न हम आएगा, तो 25 मार्च 1948। अभी परीक्षा में पूछा गया था कि सबसे पहले एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम कौन से चरण में और कब दिया गया, 25 मार्च 1948 द्वितीय चरण में दिया गया था। हम इसके आगे बढ़ते हैं। चौथा जो हमारा चरण था 30 मार्च 1949 को हुआ। यहाँ पर चौथे चरण में राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली 4 रियासतों को मिलाया गया था, ट्रिपल JB यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, और इनके मिलाए जाने के कारण एकीकरण का कार्य लगभग क्या हो चुका, समाप्त हो चुका है। इसलिए 30 मार्च 1949 को क्या माना गया, राजस्थान के गठन की तिथि माना गया था। और इस गठन की तिथि माने जाने के कारण प्रतिवर्ष 30 मार्च को क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। हम बात करना चाहें इसके बाद में कि हमारा जो राजस्थान शब्द है, इस राजस्थान शब्द को संवैधानिक रूप से
भारत सरकार द्वारा मान्यता कब दी गई थी? तो 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा संवैधानिक रूप से हमारे राजस्थान शब्द को मान्यता दी गई थी। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अंतिम अगर हम बात करना चाहें तो 7वां जो चरण था हमारा एकीकरण का अंतिम चरण, और अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि राजस्थान अपने अस्तित्व में आया या वर्तमान राजस्थान बना। 2 नंबर पर आपको याद रखना है कि राजस्थान का जो 26वां जिला है, राजस्थान का 26वां जिला कौन सा बना? अजमेर को बनाया गया। 3 नंबर पर मित्रों आपको याद रखना है कि राज प्रमुख का जो पद हुआ करता था, 20 श्रेणी के राज्यों में राज प्रमुख हुआ करता था, उस राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल के नए पद का यहाँ पर सृजन किया गया था। नंबर 4 पर हम बात करें तो राज्यों की जो एबीसी श्रेणियां हुआ करती थी उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो हम यहाँ पर बात कर चुके हैं राजस्थान के नामकरण की। आज की क्लास में इतना ही हम बात करेंगे। दोस्तों, आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये मैटर पहुंचे और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सके। हमारा ये प्रमुख उद्देश्य होगा कि प्री बीएसटीसी का जो कोर्स करवाया जाएगा, ये लगभग 2 महीने में आपको यहाँ से प्री बीएसटीसी का कोर्स करवा दिया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।